students, welcome to my YouTube channel. My name is Akshay Parash and I am your biology mentor. Students, आज का ये टॉपिक आप लोग आराम से समझ गए होंगे देख करके ऑन द बोर्ड कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे हु आर द डिस्कवरर ऑफ दिस यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो देखिए यहां पर यूरिया साइकिल was discovered by Hans Krebs and Kurt Henseleit in the year 1932. So students, यहां पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उस समय यह चीज क्लियर हो गई है कि यहां पर जो दो साइंटिस्ट हैं उनके ही नाम के ऊपर हमने दूसरा नाम रखा है यूरिया साइकिल का, और हमने यहां पर लिया है हैंस क्रेब्स में क्रेब्स और कर्ट हेंसेलिट में हेंसेलिट। तो दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स हेंसेलिट साइकिल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर अराइजेस, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है बच्चों कि जो यूरिया है वो एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये साइकिल कहां होती होगी? ये साइकिल उन्हें लगता है किडनी में होती होगी, बट ये गलत है। ये साइकिल होती है, दिस साइकिल अकर्स इन लीवर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ दिस साइकिल। लोकेशन ऑफ यूरिया साइकिल इज लीवर। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूरिया साइकिल। ऐसी नीड क्या होगी कि यूरिया साइकिल को हमें स्टार्ट करना पड़ा बॉडी में, या हमारी बॉडी ने इसे अडॉप्ट किया? तो हमारी बॉडी ने इसे इसलिए अडॉप्ट किया टू कन्वर्ट द हाईली टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज अमोनिया इनटू द लेस टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज यूरिया, एंड यूरिया देन इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। ओके, तो आपको यहां पर पर्पस समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे पर्पस ऑफ यूरिया साइकिल। तो पर्पस क्या है स्टूडेंट्स? पर्पस है हमारा टू कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक ammonia into less toxic urea, and urea is excreted out through urine। ये तो आप लोगों को पता ही है। सो यहां पर हमारे तीन कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट जो कि क्लियर हो गए हैं। इट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया साइकिल। नाउ हियर द अगेन क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द यूरिया साइकिल। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग मेन स्टेप्स देखेंगे अभी यूरिया साइकिल के बारे में। हम साइकिल को ध्यान से देखते हैं। देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर CO2 और अमोनियम आयंस को हम लोग ऐड करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना रहे हैं दैट इज कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद कार्बोमोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन दोनों मिलकर के सिट्रुलिन बनाएंगे। दिस इज स्टेप नंबर 2। इसके बाद हम सिट्रुलिन से एस्पार्टेट को मिलाकर के हम बनाएंगे आर्जिनोसक्सिनेट। दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आर्जिनोसक्सिनेट को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं into fumarate and arginine, and in the final step arginine cleaves into ornithine and urea। but ये सब स्टेप समझने से पहले हमें जानना होगा कि यहां पर आप देख रहे हैं एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। व्हाट इज एन एटीपी? एटीपी क्या है? एटीपी का स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादातर जगहों पर हम लोग ये देखते हैं कि एटीपी का स्ट्रक्चर भी नहीं पता है स्टूडेंट्स को, और स्ट्रक्चर ना पता होने की वजह से उन्हें यह भी नहीं पता कि हाउ एटीपी इज बेनिफिशियल टू आवर बॉडी और टू दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग समझेंगे अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस एटीपी। ओके, सो स्टूडेंट्स अबाउट एटीपी को अगर हमें समझना है तो एटीपी का सबसे पहले हम देखेंगे फुल फॉर्म क्या है। इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म आप लिखिए सबसे पहले। ओके, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको ये तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एब्रिवेटेड फॉर्म क्या होती है, एटीपी होती है, उसको एक्सपेंड करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब मैं आपको एटीपी को बताने से पहले यह बताना चाहूंगा कि एटीपी एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड comprises of nucleotide comprises of three components.
न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 कंपोनेंट से। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला कंपोनेंट क्या होता है इसमें? पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। सेकंड कंपोनेंट इज द, देखिए सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? पेंटोज शुगर को हम लोग सेकंड कंपोनेंट कहेंगे, पेंटोज शुगर। एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो आप सिंपली बता सकते हैं, सिंपली बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड comprises of 3 components. First one is the नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन इज द पेंटोज शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। जब हम तीनों कंपाउंड को एक साथ जोड़ देंगे तब हमें एक न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर ये बोलें कि सर इफ यू विल ऐड ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, अ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, तो हम उससे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने ये समझ लिया है बच्चों कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ के स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे हमें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, इस हमारा इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा एडेनिन। तो एडेनिन को सिंपली हमने एक बॉक्स के अंदर लिख लिया है, हम इसे एक नाइट्रोजनस बेस कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना होगा? किसी पेंटोज शुगर के साथ हम इसे कनेक्ट करने वाले। ओके, तो आप इसे इस तरह से एक पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसे पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एक कंपोनेंट और रह गया, वो है फॉस्फेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर मिलके क्या बन जाता है? एडिनोसिन। और एडिनोसिन एक तरीके का न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड में कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों? एक होता है नाइट्रोजनस बेस और दूसरा होता है आपका पेंटोज शुगर। ओके, अब आप यहां पर देखिए कि जो पर्टिकुलर आप यहां पे नंबरिंग कर सकते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और यहां पर होता है आपका 5 प्राइम कार्बन। 5 प्राइम कार्बन के साथ आपके फॉस्फेट अटैच होते हैं। तो यहां पर हमने फॉस्फेट अटैच की है। कितने फॉस्फेट अटैच करेंगे स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं यहां पर हम टोटल 3 फॉस्फेट अटैच करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर रहे हैं, तो हमें फॉस्फेट भी कितने अटैच करने होंगे? 3। तो आपने 3 फॉस्फेट अटैच कर दिए, तो अब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब हमें यहां पर और चीजें भी समझनी है, जैसे कि स्टूडेंट्स अक्सर आपके सामने होता होगा कि एटीपी का हमने यूटिलाइजेशन किया और एटीपी को ब्रेक डाउन करके हम कभी बनाते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी, और कभी हम बनाते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एएमपी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है कंपाउंड आपका एटीपी का। एटीपी में ये है आपके 2 टर्मिनल फॉस्फेट। 2 टर्मिनल फॉस्फेट को अगर हम वहां से हटाना चाहते हैं तो ये हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जब भी हमें किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम लोग एक एक करके बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो यहां पर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, अगर आपने एक फॉस्फेट हटाई तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बनेगा एडीपी प्लस पीआई। एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि आपने देखा अभी 3 फॉस्फेट अटैच थे तो आपने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट हटा दी गई तो आपके पास कितने फॉस्फेट बचेंगे? तो ये हो जाता है बेटा, ये हो जाता है स्टूडेंट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो आपका एक्स्ट्रा फॉस्फेट निकला उससे आप लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन करना है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ले लीजिए। आप उसमें क्या कीजिएगा? आप उसमें एक बॉन्ड और ब्रेक कर दीजिएगा। जब आप एक और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब ये आपका एडीपी ना बनके ये क्या बनेगा? ये बनेगा एएमपी। और एएमपी बनने की वजह से स्टूडेंट्स यहां पर पीआई नहीं, यहां पर पीपीआई यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। यहां पर ये रिएक्शंस हैं, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। देखिए यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है, यहां पर 2 एटीपी बनके ब्रेक हो रहे हैं और 2 एटीपी बन रहे हैं। एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी कि एक ही फॉस्फेट हट रहा है। ऐसे 2 एटीपी मॉलिक्यूल हैं, इसलिए बनने वाला कंपाउंड क्या है? 2 एटीपी हैं। एडीपी 2 हैं पर फॉस्फेट हर एक एटीपी में से एक एक ही निकल रहा है। थर्ड स्टेप में आप देखिए कि एक ही एटीपी यूटिलाइज हो रहा है और उसमें एएमपी बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं तो आपको मिलेगा एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि अब आपके जब 2 फॉस्फेट हट गए तो एक ही फॉस्फेट तो बचा, तो आप उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
तो आपको क्लियर हो गया होगा एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्यों है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ दिस यूरिया साइकिल। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमें यूरिया साइकिल में साफ साफ नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने आप में एक जो है वेस्ट है, उसे भी हमें बाहर निकालना है, उसका हमने अमोनियम आयन, देखिए अमोनिया को हम सबसे पहले एक अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका रिएक्शन हम किसमें करेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे CO2 से, सो दैट वी विल गेट कार्बोमोल फॉस्फेट। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है यूरिया साइकिल का। अब इस 5 स्टेप प्रोसेस में आपने जो पहला स्टेप समझा उसमें दिस CO2 combines with ammonium ions to produce carbamyl phosphate। कार्बोमोल फॉस्फेट जो आपने बनाया स्टूडेंट्स, वो ऐसे नहीं बना, उसमें आपने यूटिलाइज करे, यू यूटिलाइजेस द एटीपी। आपने कितने एटीपी का यूटिलाइजेशन किया, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स 2 ATP molecules। नाउ सेकंड रिएक्शन, अब आपने कार्बोमोल फॉस्फेट बना लिया है। कार्बोमोल फॉस्फेट बनाने के बाद आपने देखा कि अगला रिएक्शन में कार्बोमोल फॉस्फेट के साथ ऑर्निथीन कंबाइन होकर सिट्रुलिन नाम का कंपाउंड बना रहा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्निथीन कंबाइंस विद कार्बोमोल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रुलिन। बट यहां पर आपने देखा साइकिल में भी कोई एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं है और हमने यहां पर भी किसी भी तरीके का एटीपी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जहां पर आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पर उसके बारे में जिक्र करेंगे, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे ये याद रखिए कि कौन सा कंपाउंड मिलकर के क्या कंपाउंड बना रहा है। तो देखिए अब थर्ड स्टेप में आप देखिए, वी विल हैविंग नाउ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन आपने क्या किया, सिट्रुलिन ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी स्टूडेंट, सिट्रुलिन कंडेंसेस with aspartate and form, क्या बना रहा है आपके सामने है, आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट and this reaction utilizes 1 ATP मॉलिक्यूल। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जो एटीपी का मॉलिक्यूल यहां पर यूटिलाइज हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। यहां पर एक्स्ट्रा में क्या निकल रहे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एटीपी ब्रेक डाउन होकर के 2 फॉस्फेट अगर रिमूव हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो वही हुआ, सिट्रुलिन कंडेंसेस विद एस्पार्टेट एंड फॉर्म आर्जिनोसक्सीनेट एंड दिस रिएक्शन रिक्वायर्स यूटिलाइजेस 1 ATP। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने 3 स्टेप हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिए हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट के साथ हम अपना 4th स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर आपके नाउ वी विल सी द 4th स्टेप। 4th स्टेप में आप देखिए खुद ही आर्जिनोसक्सीनेट यहां पर लिखा हुआ है। आर्जिनोसक्सीनेट ब्रेक हो रहा है, इट क्लीव्स इनटू फ्यूमारेट एंड आर्जिनिन। फ्यूमारेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फर्दर आगे जाके क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है। क्रेब्स साइकिल जो कि रेस्पिरेटरी चेन का, रेस्पिरेटरी पाथवे का ही एक पार्ट है। ओके, तो हमारा जो 4th रिएक्शन है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्जिनोसक्सीनेट क्लीव्स मतलब ब्रेक हो रहा है, क्लीव्स इनटू फ्यूमारेट एंड आर्जिनिन। देखिए फ्यूमारेट तो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा, तो हमने इसलिए उसको अलग लिख रखा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पर आर्जिनिन की। इसलिए मैंने आर्जिनिन को रेड ब्लॉक में मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको आप बस इतना याद रख सकते हैं कि दिस फ्यूमारेट यूटिलाइजेस इन क्रेब्स
सो अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो आर्जिनिन है, देखिए ये क्या आर्जिनिन, आर्जिनिन अब क्या करेगा, इट विल क्लीव टू फॉर्म यूरिया एंड ऑर्निथीन। इस साइकिल में ऑर्निथीन दोबारा रीजनरेट होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, आर्जिनिन क्लीव्स, देखिए यहां पर एक फाइनल स्टेप है, इसलिए हम एंजाइम का नाम लिख देते हैं, इट क्लीव्स बाय एन एंजाइम called arginase into urea and ornithine is regenerated. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि दो स्टेप में हमने आर्जिनोसक्सिनेट को क्लीव करा और फ्यूमरेट आर्जिनिन बनाया। फ्यूमरेट जो कि यूटिलाइज हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल जो कि रेस्पिरेटरी चेन का ही, रेस्पिरेटरी पाथवे का ही एक पार्ट है। और आर्जिनिन जो है इट क्लीव्स बाय एन एंजाइम आर्जिनेज इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। ठीक है, तो आप यहां साइकिल में भी देख रहे हैं कि यूरिया और ऑर्निथीन बन चुका है। पर यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखिए कि यूरिया के साथ ऑर्निथीन बन रहा है, तो इसीलिए क्योंकि हमने इसको यूरिया साइकिल क्यों कहा, एट द एंड वी आर गेटिंग यूरिया, बट यूरिया के साथ तो हमें ऑर्निथीन भी मिल रहा है। तो क्या इस साइकिल का नाम यूरिया साइकिल के अलावा एक और नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस साइकिल का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, एक और नाम है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथीन साइकिल। तो देखिए इस वीडियो से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि यूरिया साइकिल कहां होती है, लीवर में होती है। इसके डिस्कवर कौन है, हैंस क्रेब और कर्ट हेंसिलिट। दे डिस्कवर्ड दिस साइकिल इन द ईयर 1932 और इसी वजह से साइक्लोक्रेब्स हेंसिलिट साइकिल भी कहते हैं। तो तीन नाम तो आपके यूरिया साइकिल के हो गए। उसके अलावा आपको पता चला एटीपी का कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और किस तरीके से उससे हमें एनर्जी मिलती है। बिना एटीपी के हम जो भी खाना खाते हैं वो सब कुछ फाइनली एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वीडियो ये काफी इंफॉर्मेटिव है और आप इससे काफी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो जितना भी आपको समझना है यूरिया साइकिल के साथ, आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन को आप जितना हो सके थ्रू दिस वीडियो शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज टेल मी हाउ यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।